आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मकदम है। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम थोड़ा सा हम हटके है, ये तफरीह नहीं बल्कि सेहत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर ज़िंदगी में सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो तफरीह है, सेहत है तो मज़े हैं, सेहत है तो हंसी है, खुशी है। सबसे पहले सेहत आती है, उसके बाद सब कुछ आता है। दौलत भी बाज़ वक़्त बेकार हो जाती है अगर सेहत अच्छी ना हो तो। सेहत एक नेमत है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा फैमिली प्रोग्राम है ख़य्यूम अनवर का दीवान खाना, और इसमें हमने जिस किसी को भी हमने इसमें पेश किया है वो गैर मामूली शख्सियत होते हैं, चाहे वो फ़िल्मी दुनिया के हों या खेल की दुनिया के हों या कोई और पेशे से जिनका ताल्लुक़ है। हम उन लोगों को पेश करते हैं जो समाज में कुछ हटके करते हैं, हुकूमत पर बोझ नहीं बनते, एहसान नहीं जताते, अपना काम करते चले जाते हैं अवाम के लिए। ऐसे लोगों को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फिर एक बार डॉक्टर संजीव कुमार से। आपको याद होगा कि डॉक्टर संजीव कुमार को हमने कोरोना के पीरियड में मदऊ किया था और उन्होंने शर्तिया इलाज करते हुए लाखों लोगों को कोरोना से बचाया था। डॉक्टर संजीव कुमार जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े डिग्रियों के मालिक भी हैं, डॉक्टर एमडी भी हैं और डीएम भी हैं। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर संजीव कुमार का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। आइए डॉक्टर साहब, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अब बहुत दिनों के बाद आप हाथ मिलाएं। इससे पहले जब आए थे तो खाली कोरोना टाइम्स, अब तो वैसा नहीं है ना? अब तो ना कोरोना है ना कोरोना का डर है। अरे वाह जी सर, खुशी की बात है, बहुत अच्छे वक्त आए आप। जी शुक्रिया। लेकिन आप जब भी आते हैं कुछ ना कुछ धमाका होता है। बैठिए, तफसील से बात करेंगे। हाँ, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे। डॉक्टरों की सेहत हम क्या पूछना भाई। नहीं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। आप जब देखो एक धमाका करते। कोरोना में जो है आप 100 रुपये में इलाज करे, उसका इलाज ही 100 रुपये का था सर। इलाज ही 100 रुपये का था, फिर लोग जो लाखों के बिला बनाए कोरोना में। अब उस ज़माने में कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, कुछ लोग नाम के पीछे भाग रहे थे, कुछ अपनों के पीछे भाग रहे थे। तो तय ये करना था आप किसके पीछे भागिएगा। नहीं, अब उसके बाद जो है आपका जो प्रिस्क्रिप्शन था 100 रुपये 90 रुपये में आ जा रहे थे वो गोलियाँ। जी सर। अब वो प्रिस्क्रिप्शन इतने लोगों को गया, वो सारे इंडिया में फैला, वो सर लाखों लोगों को। आज की तारीख में भी कोरोना का इलाज सिर्फ उतना ही है, 90 रुपये का। जी साहब। अच्छा, फिर आज एक नया धमाका सुना मैं, आप क्या शुगर का, डायबिटीज़ का टेस्ट 1 रुपये में कर रहे हैं? इंडिया सबसे बड़ा डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और डायबिटीज इंडिया में डबल हो गई है। हमारे पास पहले 7 करोड़ लोग डायबिटिक थे, अब लगभग 14 करोड़ लोग डायबिटिक ऑलरेडी हो गए हैं। हम लोग ये डायबिटीज का टेस्ट 1 रुपये में शुगर का टेस्ट कर रहे हैं। आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक अपने शुगर का टेस्ट कभी भी करा सकते हैं। इसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई बुकिंग की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आप 1 रुपये में अपना ये टेस्ट करा पाएंगे। यहाँ पे आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। इंपोर्टेड जर्मन मशीनरी एरबा से आपके शुगर के टेस्ट किए जाएंगे। आप कभी भी ये टेस्ट अपना आके करा सकते हैं। सर, जब से साइंस बनी है, जब से डॉक्टर पढ़ाए जाते हैं, तब से सबसे पहली बीमारी है जो इंडिया में डायग्नोस हुई थी, जिसका नाम है शुगर। अच्छा। मधुमेह बोलते थे हिंदी में और डायबिटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में। हर एक आदमी जानता है, हर एक के घर में एक शुगर का पेशेंट है। आज की तारीख में डायबिटीज़ अगर हटा दो तो ह्यूमंस को होने वाली बीमारी आधी हो जाएंगी। आज की तारीख में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं और आधे लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है, मतलब 14 करोड़ मिनिमम लोग हो गए। कोरोना के बाद जब स्टेरॉइड दिए गए तो डबल लोग डायबिटिक बन गए, जिनको अभी भी नहीं पता, कि वो मानते भी नहीं। एक 23 साल का लड़का अपना टेस्ट कराता है और उसका शुगर 250 आता है और वो कहता है नहीं साहब, मुझे कभी डायबिटीज़ नहीं थी। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आ रहे हैं जो नए डायबिटिक लोग हो गए हैं। ये 1 रुपये का किस्सा क्या है? 1 रुपये में टेस्ट आप कैसा करते हैं? शुगर का टेस्ट एक्चुअली अगर देखा जाए तो मशीन्स का कॉस्ट अगर हटा दिया जाए तो रिएजेंट सिर्फ 1 रुपये का आता है। जब मैं उसमें हज़ारों टेस्ट करता हूँ अपनी लैब में, तो मैं क्यों ना मशीन का पैसा ना लेके सिर्फ रिएजेंट का पैसा लेता हूँ। 1 रुपये का रिएजेंट आता है, मैं टेस्ट 1 रुपये में ही करता हूँ। अच्छा, तो इसमें आप फ़र्ज़ कीजिए अब कोई पेशेंट है, शुगर पेशेंट टेस्ट कराना चाह रहा है,
तो वो आपके पास आके फिर आपके डॉक्टर की फीस देगा, फिर उसके बाद टेस्ट कराएगा, तो उसको 1 रुपये में नहीं पड़ेगा ना? नहीं साहब, आप डायबिटीज़ स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब कि कोई भी आदमी आके करा सकता है, उसकी कोई एज नहीं है, उसका कोई प्रकार नहीं है। आपको शुगर है या नहीं है, आपको डॉक्टर ने वो टेस्ट लिखा है या नहीं लिखा, या कोई ज़रूरी नहीं है आपको डॉक्टर से लिखा के ही लाना है। और अगर ज़बरदस्ती कोई करता है तो मैं लिख के देता हूँ फ्री में। आप मेरी क्लिनिक पे जब भी आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो आप जब भी शुगर का टेस्ट करते हैं उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगा जाता। अच्छा, तो आपसे मिले बगैर भी टेस्ट करा सकते हैं? 100% करा सकते हैं। 1 रुपया वहाँ दे देना, टेस्ट करा लेना। जी साहब। फिर उसकी रिपोर्ट आधे घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप पे और फिजिकल कॉपी दोनों मिल जाएंगी। कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए है? सब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक के लिए। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और उम्र दे और इसी तरह आप खिदमत करते रहे। कोरोना स्पेशलिस्ट मानने जाते हैं आप। जी सर। और आज जो है अब ये शुगर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। जी शुक्रिया। मैं चाहता हूँ ये शुगर की बीमारी जड़ से कंट्रोल हो जाए। हालांकि बहुत लोग ये मानते हैं शुगर रिवर्सिबल है, सच्चाई है इसमें। जब लोग जादुई बातें करते हैं कि आपकी शुगर ख़त्म कर देंगे हम लोग, ये पिला देंगे वो पिला देंगे, उसमें कुछ हद तक सच्चाई है। सच्चाई ऐसे है साहब कि हम जब लैब में रैट्स को उगाते हैं, रैट्स को उनके ऊपर दवाइयों को टेस्ट करने के लिए, चूहों को, उनको जब आप गुड़ और चीनी देते हैं तो वो डायबिटिक हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी डाइट आप हटा देते हैं गुड़ और चीनी से, उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। इस स्टेज तक की डायबिटीज़ को रिवर्सिबल डायबिटीज़ बोलते हैं। मतलब अगर आपका मोटापा कम होने के बाद आपकी शुगर चली गई तो वो रिवर्सिबल है। पर कुछ लोग इसका ख्याल ना करके कंटिन्यूस दवाइयों के साथ भी चीनी या गुड़, कुछ लोग कहते हैं गुड़ अच्छा होता है, गुड़ खाते रहिए। गुड़ अच्छा ज़रूर होता है पर उसके लिए जिसको शुगर नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले डाइट कंट्रोल। जब भी आप वहाँ पे आएंगे, आपकी शुगर जांच की जाएगी, तो बहुत लोग ये बात से डरते हैं कि शुगर कितनी नॉर्मल होती है। तो लोग बताते हैं खाली पेट एक वैल्यू, खाने के बाद एक वैल्यू, इतना सब याद ही नहीं रहता। एक MBBS स्टूडेंट को भी ये नाम भूल जाते हैं। तो मैंने एक सिंपल सिस्टम बनाया है। अगर आपकी शुगर 100 से नीचे है तो लो है, 200 से ऊपर है तो हाई है, और 100 और 200 के बीच में है तो आपकी शुगर ठीक है। ये शुगर होती क्यों है? सर, हमारी बॉडी में जब भी एनर्जी एंटर करती है, कैलोरी एंटर करती है, चाहे वो चावल से जाए, चाहे रोटी से जाए, फल में बहुत कम होती है, इसे शुगर की मात्रा बोलते हैं। मुंह में टेस्ट होता है, चाहे वो गुड़ हो चाहे चीनी हो, वो सिर्फ टेस्ट का काम करती है। इसके नीचे जाते ही वो कैलोरी या पैसे की तरह से मानी जाती है। जैसे कि अब मेरा जेब खर्चा 10 रुपये समझिए, तो 10 पॉइंट नीचे चले गए। जैसे 10 शुगर के कण हमने नीचे डाल दिए, अब वो 10 कण बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको एनर्जी या फ्यूल की तरह से यूज़ करती है। प्रॉब्लम कब हुई? जब हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाने शुरू कर दिए। आप ऐसा देखिए, हमारे को आज की तारीख में, मैं कोई ब्लेम नहीं करता हूँ, पर हमको जैसे पुराने ज़माने में लोग भुखमरी से मरते थे, आज की तारीख में भुखमरी कम हो गई, ओवर ईटिंग ज़्यादा हो गई। हम लोगों को चाहिए 2 रोटी पर हम खा रहे हैं 4 रोटी। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इस वक्त इंडिया में थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं। ये इंडिया की हालत नहीं है, अमेरिका में भी है, पर हम जेनेटिकली बड़े वीक हैं अमेरिकन के मुकाबले। वो कैसे कि हमको शुगर उनसे 10 साल पहले आ जाती है, हमको हार्ट डिसीज़ उनसे 10 साल पहले आ जाती है, और हम वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे हैं आज शुगर के ऊपर। ये कोई फ़ख्र होने वाली चीज़ नहीं है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने के बाद अगर हम डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर लें, तभी हम वर्ल्ड के ऊपर विजय कर पाएंगे। शुगर के साथ हम विजय नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो आप 1 रुपया शुगर का टेस्ट रखे हैं डायबिटीज़ का, उससे तो पूरे दूसरे दवाखानों को तो बहुत एतराज़ होगा ना? मैं चाहता हूँ प्राइवेट सारे डॉक्टर्स सब मिल करके 1 रुपये में अगर शुगर का टेस्ट कर दें तो हमारा इंडिया 1 साल में बदल जाएगा। अच्छा, कमाना है बहुत सारी जगह है, आप प्रिस्क्रिप्शन से कमाइए और बहुत चीज़ों से कमाने का है, अपने हक की कमाई खाइए। ऑलरेडी आपके ऊपर कई केसेस हो गए। आप कोरोना के ज़माने में जो बता दिए 90 रुपये का इलाज, उससे तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे आपसे। साहब, मैं ऊपर वाले के सामने ये चीज़ बोल के बोलता हूँ, मैंने कभी किसी का गलत चाहा नहीं और आगे चाहूँगा भी नहीं। और आप अच्छा काम करोगे या बुरा काम करोगे, आपके इस तरफ दोनों टाइप के लोग आएंगे ही। तो मैं उससे नहीं घबराता, क्योंकि मुझे जवाब सिर्फ एक को देना। सर्दी, बुखार, आंख दर्द, सिर में दर्द, ये क्या है? आजकल बहुत चल रहा है। ऐसा डर लगा था कि कोरोना का 3rd वेव आएगा, बट कुदरत ने कुछ ऐसा किया कि ओमाइक्रॉन बना दिया। ओमाइक्रॉन कोरोना वायरस का एक ऐसा वेरिएंट है जिसने वैक्सीन के जैसा काम किया।
कुछ हद तक सरकारों ने हाथ जोड़ करके बहुत सारी वैक्सीनेशन करी, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास हुई। 100 करोड़ से भी क्रॉस कर गई, 130 करोड़ वैक्सीनेशन कर दी हम लोगों ने। और ओमाइक्रॉन ने आगे सब जगह बुखार छोटा छोटा फैलाया, थर्ड वेव अराउंड 2 महीने पहले सब लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ गई। अब कोरोना से डरने का कोई बात ही नहीं है। कोरोना के केसेस बहुत मिनिमम हो गए हैं, पर हैं अभी भी। पर जो अब बुखार आ रहा है वो उसे वायरल कॉमन फ्लू इलनेस बोलते हैं, या उसका कहने का मतलब जो हम घर में हर साल सीजन बारिश आने पे जब हम जुकाम बुखार बोलते थे, सिर्फ ये कि ये वाला फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है। पुराने ज़माने में बच्चों को होता था और ज़्यादा शरीर पेन नहीं करता था। इसकी बुखार की क्या है, एक तो बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है शिवरिंग के साथ, बॉडी पेन्स करता है, बैक पेन करता है, लेग पेन करता है, सोने नहीं देता। बहुत लोगों को सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, जुकाम, खांसी से लेके मोशंस तक भी आ रहे हैं। टाइफाइड भी बोल रहे हैं ना? टाइफाइड एक बैक्टीरिया का इलनेस है। टाइफाइड गलत पॉजिटिव आ रहा है, हम जब भी टेस्ट करा रहे हैं उसमें माइल्ड टाइफाइड पॉजिटिव दे देता है, बट 90% वो टाइफाइड नहीं निकलता है। तो ये जो सबसे बड़ा इलनेस जो अभी आया है वो एक कॉमन वायरल फ्लू इलनेस है, जो कि ज्यादातर 2 दिन में ठीक हो जा रहा है। अच्छा, तो इसका जैसे हम पहले बोले थे कि इसका क्या इलाज हो सकता है, लेकिन ये एक से दूसरे को फैल रहा है। एक से दूसरे को फैल रहा है। आप घर में देखिए, टाइफाइड जनरली एक आदमी तक सीमित रहता है अगर घर में किसी को टाइफाइड हो जाए, पर जो ये जो वायरल फ्लू इलनेस है, अगर मान लो बच्चे को खेलते खेलते आ जाए तो घर में अगले दिन मम्मी को, अगले दिन पापा को, अगले दिन बाबा को, ऐसे करके ये फैल जाता है। तो इसमें और डेंगू में क्या फ़र्क है? सब डेंगू और कॉमन इलनेस दोनों एक जैसे हैं, दोनों वायरस से होते हैं। डेंगू मच्छर काटने से होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को अफेक्ट होता है, और सिर्फ सीजन बदलने पे जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है और मच्छर काटने से होता है। डेंगू का मच्छर दिन में आपको काटता है और इससे आपके प्लेटलेट्स या सेल्स कम हो जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होने का डर रहता है। पर कॉमन वायरल इलनेस में सिर्फ जुकाम, गला खराब, खांसी हो जाना, या बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोविड जैसे लंग्स खराब कर देते। ये पपाई क्यों खा रहे हैं फिर लोग आजकल? पपाई का पत्ता खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुद इलाज कर ले रहे हैं सब। अराउंड 10 साल पहले चूहों के ऊपर एक दवाई टेस्ट करी थी जिसका नाम कैंसर की दवाई थी, साइक्लोफॉस्फामाइड। उसमें देखा गया कि रैट्स के सेल्स कम हो गए थे। वो सेल होने कम बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एरिका पपाया बोल करके एक केमिकल यूज़ किया था। वो केमिकल एक 25 ग्राम सुबह शाम दिया था, 5 दिन दिया था। उसके बाद उनके प्लेटलेट सेल थोड़े इंप्रूव हो गए थे। तो ये सोच करके उन्होंने पपाया के लीफ एक्सट्रैक्ट्स मार्केट में बहुत सारे तरह के आते हैं। कुछ लोग पपाया खाते हैं, कुछ पपाया का लीव्स खाते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी फल और कोई भी फल का एक्सट्रैक्ट सेम काम करता है, सिर्फ पपाया अकेला नहीं। पर हाँ, अगर आप मुझसे कहें क्या हम पपाया खा सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा हाँ, खा लीजिए। वो नेचुरल है, अल्लाह मियाँ ने, ऊपर वाले ने आपके लिए बनाया है, और खाने में कोई हर्ज नहीं है, आराम से पच जाता है। पर अगर आप ये कहें क्या उससे गारंटी इंप्रूवमेंट होगा, तो वो नहीं होगा। आप उसकी बगैर सेब खाएंगे, उसके बगैर कुछ और भी चीज़ खाएंगे, तो वो बराबर काम करता है। और एक डॉक्टर साहब, ये कोरोना का जो है अभी भी लोगों को 2 बार 3 बार भी कोरोना हो रहा है, हालांकि वैक्सीनेशन होके है। वैक्सीनेशन 2 डोज लेने के बावजूद, बूस्टर लेने के बाद भी बाज़ लोगों को हुआ है। सेकंड टाइम भी हुआ, थर्ड टाइम भी हुआ। मैंने 2 डोज लिया है, आप सजेस्ट करेंगे कि मैं बूस्टर भी लूं? जो कोरोना सबसे पहले डेंजरस कोरोना आया था वो डी से ही था, उसका नाम था डेल्टा वेरिएंट। उस डेल्टा वेरिएंट के बाद बहुत सारे लोग एक साथ मर गए थे और सेकेंड वेव आ गई थी और बहुत महामारी फैल गई थी। उसके बाद कोरोना ने अपना रूप बदलते गया। कोरोना अपने हर दिन नया वेरिएंट ला रहा है। हमने पाया कि वैक्सीन से आपको जो इम्यूनिटी आ रही है वो 6 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकती, इसीलिए उसको बार बार वैक्सीन देना पड़ा। उस दिनों में कोरोना वैक्सीन के अलावा कोई और इलाज नहीं था, पर ऊपर वाले ने इसका इलाज खुद बना दिया। जो कोरोना के नए वेरिएंट्स हैं वो बड़े कमज़ोर हैं और वो छोटा मोटा बुखार करके हट जाते हैं, और इस इन्फेक्शन होने के बाद आपकी इम्यूनिटी सालों साल चलती है। तो आप समझिए, जो आदमी की बनाई वैक्सीन है, जो कि कोरोना की वैक्सीन है, वो आपको बचाती ज़रूर है और वो जायज़ भी है, बट उसकी इफेक्ट लास्ट नहीं करती, कारण वो एक वायरस से बनाई गई है। पर ये जो नेचुरल इन्फेक्शन है आपको बहुत लॉन्ग तक इम्यूनिटी देता है।
मेरा मानना है कि जिन लोगों के ऑर्गन्स खराब हैं, जो लोग बड़े पुअर डायबिटिक हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, जो लोग 65 से ज़्यादा वाले हैं, उनको अगर बूस्टर ऑफ़र किया जाए तो देना चाहिए। पर अगर नॉर्मल कॉमन लोगों को 1 दिन 2 दिन बुखार सहने की ताकत है तो उनको कोरोना की वैक्सीन बूस्टर का ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट इस वक्त अगर वो कोरोना है चाहे वायरल इलनेस है, मैं कुछ करेक्शंस करूंगा। सबसे पहली चीज़, आपका बुखार उतारना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बॉडी 103 से ऊपर टेम्परेचर बनाती है तो वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान करती है। आप देखिए, अगर आप बुखार से तप रहे हैं तो इसका सबसे पुराना इलाज क्या होता था, एक कपड़ा लेते थे, ताजे पानी में डुबोते थे और सिर्फ मत्थे को नहीं सारे बॉडी के ऊपर छोड़ देते थे, गीलापन कर देते थे और पंखा चला देते थे एक पे। पंखा चलने से जब पानी इवापोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेके उड़ जाता है। आपको इमीडिएटली ठंड लगने लगती है, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आप उस वक्त कोई एक गर्म ड्रिंक जैसे कॉफ़ी, चाय या कुछ भी गर्म पानी की कोई चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आप सो जाएंगे, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। ये बुखार किस लिए होता है? बॉडी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है खुद, बट उस वायरस को नहीं मार पाती, इसलिए अपना नुकसान कर लेती है। अब इसके अलावा मार्केट में एक दूसरी दवाई आती है, सब लोग जानते हैं, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल गवर्नमेंट ने 500 मिलीग्राम तक उसको नॉर्मल रखा हुआ है। ये हर 3 से 4 घंटे में खाई जा सकती है, इसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इंडिया छोड़ दो, अमेरिका में भी ये स्टोर्स के अंदर डायरेक्टली मिल जाती है। पैरासीटामोल लेने से आपका टेम्परेचर, थोड़ा सा पसीने आते हैं, थोड़ी ठंडी लगती है, बॉडी पेन्स, ये किडनी वालों के लिए सेफ़ है, ये लिवर वालों के, बड़े हाई लिवर वालों के लिए सेफ़ नहीं है, किडनी वालों के लिए सेफ़ है, नॉर्मल लोगों के लिए सेफ़ है, इसमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 4 घंटे पे आप पैरासीटामोल रिपीट कर सकते हैं। 1 या 2 दिन में बुखार उतरते ही आप इसको गोली को हटा दीजिए। दूसरी बात आती है विटामिन्स की। बड़े लोग बड़े पुराने ज़माने से विटामिन्स के फ़ैन हैं, पर जो विटामिन हमको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में और हमारे कॉमन चीज़ों में मिलता है, उससे ज़्यादा विटामिन किसी भी गोली में नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि पैरासीटामोल पहली गोली, विटामिन मैं उसके अगेंस्ट हूँ, विटामिन्स नहीं लेने चाहिए। विटामिन सिर्फ बने हैं 2 लोगों के लिए, एक वो लोग जो खाना खा ही नहीं सकते, जिनको खाना अंदर जा ही नहीं रहा, उनको आप विटामिन इंजेक्शन दो या गोली दो, वो जायज़ है। दूसरा प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जिसको 2 पेट पालने हैं एक ही जान को, तो उसको इतना खा ही नहीं सकती, इसलिए उसको आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत है। तीसरा, जैसे हमने कोरोना में देखा था, स्टेरॉइड्स ने बहुत लोगों को डायबिटिक कर दिया, स्टेरॉइड्स ने बहुत लोगों की इम्यूनिटी कम कर दी। स्टेरॉइड्स ने सिर्फ उस वक्त कोरोना के फेज़ को रोकने के लिए थे। अब हर चीज़ के लिए हम स्टेरॉइड यूज़ करेंगे तो वो गलत है। जैसे स्टेरॉइड्स को बिल्कुल भी यूज़ मत करिए जब तक वो डॉक्टर खुद रिकमेंड ना करे। अगर आपकी सैचुरेशन कम हो रही हो, आपका लंग्स डैमेज हो गया और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको स्टेरॉइड्स रिकमेंड करेंगे, तो स्टेरॉइड्स भी अब ट्रीटमेंट नहीं रहा। तो अब ट्रीटमेंट क्या रहा? एक खान पान, पैरासीटामोल का गोली और आपका टेम्परेचर उतारना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खान पान आपको अच्छे से समझना है। ये विटामिन डी आजकल बहुत ले रहे हैं लोग, आजकल हफ्ते में एक जो गोली लेते हैं विटामिन डी, वो क्या है, उससे फ़ायदा है नुकसान है? साहब, अगर आप विटामिन डी देखिए तो नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर विटामिन डी नेचुरली ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारे में बने, बट उस बनने के लिए हमारे को बॉडी को धूप में एक्सपोज करना है। आप जानते हैं हम लोग धूप में जाते नहीं हैं, लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं जाती, और जो जेंट्स थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं तो हम इतने से सिर्फ छोटे से एरिया में विटामिन डी बनता है, ये पूरा हम लोग कवर करके रखते हैं। तो विटामिन डी आप किसी का भी करा लीजिए और किसी भी एज में करा लीजिए, कम ही आएगा। रिसर्चर्स ने ये बताया कि विटामिन देने से थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी पेन्स कम हो जाते हैं, और ख़ासकर 45 से ज़्यादा वाली लेडीज़ के जो बॉडी पेन्स होते हैं वो विटामिन डी खाने से इम्प्रूव होते हैं। मैं विटामिन डी को मना नहीं करता हूँ, बट उसको टेस्ट कराना 1500 रुपये और दवाई लेना 25 रुपये। तो मैं कहता हूँ कि आप एक गोली हफ्ते में एक बार लीजिए, 4 हफ्ते लीजिए, आपका विटामिन डी पूरा, तो बार बार टेस्ट कराने का फ़ायदा नहीं है। ये जेनरिक एंड नॉन जेनरिक में क्या फ़र्क है? जेनरिक और नॉन जेनरिक में फ़र्क है कि आप कोई भी नई सॉल्ट आता है तो सॉल्ट आने के बाद वो मार्केट में 5 साल 10 साल तक टेस्ट होता है, डॉक्टर्स उसको लिखते हैं, मरीज उनको देखते हैं। जैसे कोई भी शुगर की नई मेडिसिन आती है तो वो 10-20 रुपए की गोली के तरक से आती है। अब वो लोग कुछ दिन खाते हैं, 5 साल के बाद उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसके प्राइस तय करती है कि अब कंपनी और पैसा नहीं कमा सकती, अब ये कोई भी कंपनी बनाएगी और इस रेस्ट्रिक्टेड प्राइस पे बनाएगी। अब वही 20 रुपए की गोली 50 पैसे के रेट पे आ जाती है। इसको हम जेनरिक बोलते हैं, और ये कोई भी लोग इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट की डिमांड है।
और यही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि एक बात, जेनरिक मेडिसिन टाइम टेस्टेड है, 20 साल उसके ऊपर टेस्ट हुए हैं, लोगों ने खाई हुई है और लोगों ने 20 रुपए दे के उस गोली को खाया है, आज आपको 50 पैसे में मिल रही है। दूसरा, गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखती है कि हाँ ये हमारी पॉपुलेशन के भलाई के लिए है, इसलिए जेनरिक मेडिसिन को इन्फीरियर नहीं सुपीरियर मानना चाहिए। बेशक। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें तो आपने बताई, लेकिन आजकल जो हालात हैं, जैसी लाइफ चल रही है, बिज़ी लाइफ, डिस्टर्ब्ड लाइफ है, तो ऐसी सूरत में स्ट्रेस बहुत हो गया है लोगों को। तो स्ट्रेस की वजह से जो है कई फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंस वगैरह भी होता है, खाना भी टाइम पे नहीं खाया जाता। तो हाउ टू मैनेज दिस? अगर आपका सवाल है टाइम मैनेजमेंट, हम बचपन से इसको मैनेज करते आए हैं, हमें बचपन से इसको सिखाया गया है कि आप सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको तैयार होना है, इतने बजे स्कूल जाना है। स्कूल सिर्फ आपको एक रूटीन में डालने के लिए, आपको सारी ज़िंदगी एक रूटीन, हमारे धर्म हमको एक रूटीन में डालते हैं कि सुबह उठना, इतने बजे आपको अदा करनी है, अपनी प्रेयर्स इतने बजे करनी है, एक रूटीन है। अगर आप रूटीन के साथ चलेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं खोएंगे। तो जो लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, उनको स्ट्रेस ज़्यादा आता है। जो लोग लोड ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा है, जो अनप्लैंड है कि मुझे नहीं पता मैं कल क्या करने वाला हूँ, तो अपने छोटे गोल्स और लॉन्ग गोल्स को तय करिए। छोटे गोल ये होता है कि सुबह उठते ही, नाश्ता करते ही आपको पहला चीज़ तय करनी है कि आज मेरे क्या क्या काम है, और शाम तक वो काम जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए और उनको मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, अगले हफ्ते में करूंगा, अगले साल में करूंगा, कैसे। दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल, जैसे मेरे बच्चों को क्या बनना है, मान लो डॉक्टर बनना है, तो मैं उसके लिए क्या करूं, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। या मुझे घर बनाना है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर आप अपना टाइम एडिक्वेटली यूज़ करेंगे और आपने अपने से उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे जितना आपने प्लान किया है, आप कभी भी स्ट्रेस के अंदर नहीं आएंगे। स्ट्रेस जनरेटेड बीमारियाँ मोटापा, बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज़ और पगलापन, जिसको हम सेक्रेटरी में टेंशन बोलते हैं, आजकल बहुत कॉमन है। मैं नहीं समझता हूँ कि जो भी लोग क्लिनिक में आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती ने बताया था कि स्ट्रेस जो है, ये जो भी है स्ट्रेस वगैरह, ये पगलापन, पागलपन वगैरह, ये अपने रिलीजन से दूरी की वजह से है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। रिलीजन हमेशा स्ट्रेस को कम करने की जगह है। ये आपको एक्सरसाइज सिखाता है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, ये आपको भगवान के साथ जोड़ता है, एक फेथ के साथ जोड़ता है। वो कोई भी रिलीजन हो, हर धर्म आपको एक स्ट्रेस बूस्टर की तरह काम करता है। आप जर्नली देखिए, जो भी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो भटके होते हैं जो भटके होते हैं, जो अपने धर्म से थोड़ी दूर चले या उनका फेथ हट गया होता है। जो लोग पक्का भगवान को विश्वास करने वाले हैं, अल्लाह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उन लोगों को ये बीमारियां बहुत कम होती हैं। एक छोटी सी मिसाल है, सऊदी अरब में पागल खाना नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये इंडिया में भी होनी चाहिए कि हम लोग उन सब का इलाज करें। वो पागल नहीं है साहब, वो लोग बेचारे स्ट्रेस के नीचे दबे हुए हैं, उनको सिर्फ हाथ की ज़रूरत है। आपने उनकी जरा सी मदद करिए, इतनी सी मदद करिए। अगर आपको लगता है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाके एक बार चेकअप करिए। उनका सही डायग्नोसिस हुआ तो दे विल बिकम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर संजीव कुमार ने हमेशा की तरह कितनी अच्छी बातें बताई, और जो सबसे धमाका खैज़ बात है वो ये है कि 1 रुपये में जो शुगर का टेस्ट होने वाला है, उनके पास हो रहा है। वो हम आपको स्क्रीन पर उनका नंबर भी दे रहे हैं, आप उस नंबर को कांटेक्ट करिए। वो आपका क्लिनिक एबिट्स पर है, ताजमहल होटल के बगल वाली गली में है, मेथोडिस्ट कॉलेज के सामने। तो बहरहाल आपको आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ पर आप 1 रुपये में अपना टेस्ट करा लीजिए, और आप चाहे तो अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। रिपोर्ट इनको ही दिखाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कमर्शियल उसका मोटिव नहीं है। ये बहुत बड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर सब लोग इसी तरह करें तो डॉक्टर साहब का कहना है कि हमारी कंट्री से हमारी डायबिटीज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से डॉक्टर संजीव कुमार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, ख़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।